हेलो बच्चों, क्या हाल? आवाज आ रही है? यस सर। सर। अच्छा, सब बढ़िया है? घर में सब बढ़िया चल रहा है? हम्म। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही? यस सर। बिल्कुल नहीं हो रही ना पढ़ाई लिखाई? दिन में पढ़ाई के अलावा कोई और काम करने का होता है क्या आपके पास आजकल, कि सिर्फ पढ़ते हो? नहीं सर, और काम भी करते हैं सर। जैसे कि? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हो? चलो, वो बहुत अच्छी चीज है। और कुछ? और कुछ नहीं? और थोड़ा सर गाना सुन लेते हैं। गाना सुन लेते हैं। बाहर निकलते हो? हाँ सर, भागने के लिए निकलते हैं। निकलते हो कभी कभी? ठीक है, निकलो, उसमें हम क्या बोले। बाहर निकलते हो, घूमते हो सर्दी में, है ना? हम्म। कहाँ जाते हो घूमने के लिए आजकल? कोई जगह मुझे भी बता दो भाई, मेरे को तो पता ही नहीं। मैं तो घर में बैठा रहता हूँ। कोई है क्या जगह आसनसोल में कहीं घूमने लायक? अभी मत बोलना सेंट्रम मॉल, ये गैलेक्सी मॉल तो बिल्कुल मत बोलना। क्या? अच्छा, तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, एसएचएम शुरू किया था ना हमने, ऑसिलेशन शुरू किया था बेसिकली। उसमें हमने ऑसिलेशन की डेफिनेशन देखी थी, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन देखी थी, ऑसिलेशन की डेफिनेशन देखी थी। ऑसिलेशन में क्या देखा था? अ मोशन दैट इज टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। बेसिकली वहां पे मीन पोजीशन चाहिए था और रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए था। इसके बाद हमने बात करी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है जिसमें आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन, या कहना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली अगर आपका x डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो आपका फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आपके एसएचएम की कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा, ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, दिस इज कंडीशन फॉर एसएचएम, जहां के क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। के क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। हमने ये भी देखा था कि ये इक्वेशन अगर कभी इस फॉर्म की भी हो, f इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, तो इसको भी हम माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए बाय बी लिख सकते हैं। तो बेसिकली मीन पोजीशन ए बाय बी हो जाएगा, और ये एक्स माइनस ए बाय बी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां पे क्या हो जाएगा? मीन पोजीशन हो जाएगा एक्स नॉट इज इक्वल टू ए बाय बी, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम, लेट से मैं इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नहीं है, बस ये एक्स प्राइम एक नया टर्म लिखा है मैंने। तो दिस एक्स प्राइम विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बेसिकली आप देखेंगे यहां पे भी क्या हो गया, यहां पे आपका हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट है, दैट इज माइनस बी टाइम्स एक्स डैश, दैट इज अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस पर क्या है? माइनस बी। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इट विल बी अपोजिट टू एक्स, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इट विल बी रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे, इनफैक्ट इतना ही पढ़े थे। हाँ, अलग अलग केसेस जरूर देखे थे हमने। कहाँ कहाँ देखा था हमने अलग अलग केसेस को? हमने देखा था आपका जो मतलब सिंपल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम देखा था, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम देखा था, हमने अर्थ के आर पार टनल खोदा था, अर्थ के कॉर्ड के लॉन्ग टनल खोदा था, स्मूथ टनल। हमने ये वाला केस भी पढ़ लिया था जिसमें बॉयंट फोर्स की वजह से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, है ना? यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में जितना ही मैंने पढ़ाया था ये 5 मिनट में रिवाइज हो गया, इसके अलावा मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अब आज के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हम अभी कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम्स जिसमें आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा। तो हमारा अगला सिस्टम है थ्री मास सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है?
दो मासेज हैं कैपिटल एम जो कि फिक्स्ड है, ये मासेज फिक्स्ड है, ये मासेज मूव नहीं करेंगे, और इनके सेंटर पे ये एक मास एम रखा हुआ है जो दोनों मासेज कैपिटल एम से ए डिस्टेंस पर है। ये स्मॉल एम मास दोनों कैपिटल एम मास से ए डिस्टेंस पर है, ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इस पोजीशन पे जितना फोर्स यहां पर ये कैपिटल एम इसके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा, इसको मैं एफ नॉट कह दे रहा हूं, उतना ही फोर्स ये वाला कैपिटल एम में अप्लाई कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस मास के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम। हाँ बेटा सर, जो एक्सट्रीम दोनों पोजीशन पे दो मास है वो आइडेंटिकल मास है सर दोनों? हाँ आइडेंटिकल मास है, कैपिटल एम फिक्स्ड है, सॉरी इक्वल मास है, फिक्स्ड मास है, ठीक है ओके। तो क्योंकि दोनों मासेज इक्वल है, दोनों मासेज का इस स्मॉल एम से डिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों मासेज इस स्मॉल एम पर इक्वल फोर्सेज अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, इसलिए ये दोनों फोर्सेज कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका मतलब ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये आपका हो गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसी को हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं। तो मीन पोजीशन तो है। अब देखना है रिस्टोरिंग फोर्स होगा कि नहीं। अब इसमें आपके पास अलग अलग केसेस बन सकते हैं, मैं दो केसेस कंसीडर करूंगा। कौन कौन से? पहला केस है केस 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फिक्स्ड मासेस। ये जो मास स्मॉल एम है इसको हम इसी लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। मैंने लेट्स से इस मास को डिस्प्लेस करके यहां रख दिया, तो इस नई पोजीशन में इस मास पर क्या क्या फोर्स लगेगा। इस नई पोजीशन में लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन से x है। अब देखिए ये जो मास स्मॉल एम है पहले तो यहां था, अब यहां आ गया। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद क्या हुआ, ये इस कैपिटल एम के ज्यादा पास में है, इस कैपिटल एम से डिस्टेंस इसका बढ़ गया। यहां से डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स, यहां से डिस्टेंस है a माइनस एक्स। हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये जो कैपिटल एम फोर्स लगा रहा था इस स्मॉल एम पर, ये फोर्स बढ़ जाएगा, एफ नॉट से ज्यादा होगा, राइट। इसको मैंने कह दिया F1, दिस F1 इज ग्रेटर देन F नॉट। होगा कि नहीं होगा, है ना? यस सर। और ये जो मास कैपिटल एम है, ये इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है इस स्मॉल एम से, मतलब स्मॉल एम का डिस्टेंस इस कैपिटल एम से बढ़ गया है। पहले a था, अब a प्लस एक्स हो गया है। तो इसलिए ये मास इसको कम फोर्स से खींचेगा, फोर्स F2 से खींचेगा। नाउ दिस F2 मस्ट बी लेस देन F नॉट, है ना? है या ना? सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट इज इक्वल टू, नेट फोर्स जो आपका F नेट आया है, दिस इज इक्वल टू F1 माइनस F2 हो गया, दैट इज इन, और ये पॉजिटिव आ गया, मतलब दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ x, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा है, हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये रिस्टोरिंग है क्या? नो सर। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, मतलब कि ऑसिलेशन नहीं होगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो अगर ऑसिलेशन नहीं होगा तो एसएचएम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना बेटा? तो यहां ना ऑसिलेशन होगा ना एसएचएम होगा। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई बात ये वाली? देखिए जिस मास के पास गए उस मास ने ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया, तो उस मास ने और अपनी तरफ बुला लिया, ठीक है। तो पार्टिकल और मतलब जिधर डिस्प्लेस करोगे उधर ही भाग जाएगा। अगर लेफ्ट में डिस्प्लेस करोगे लेफ्ट में भाग जाएगा, राइट में डिस्प्लेस करोगे राइट में भाग जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपके ऑसिलेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर ऑसिलेशन नहीं है तो एसएचएम भी नहीं है। ऑल्दो यहां पर एक चीज सोचिए, अभी तो अपन ने नहीं पढ़ा वो सब, बट 12th क्लास में फिर से हम इसी क्वेश्चन को विजिट करेंगे। हम वहां पर देखेंगे इन तीनों मासेस की जगह चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू प्लस
प्लस कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, अब उस केस में अगर मैं चार्ज को डिस्प्लेस करूंगा तो आप खुद बताइए वहां पर रिपल्शन है, क्योंकि सारे चार्जेस मैंने पॉजिटिव लिए, इसलिए क्या होगा वहां पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से हम देखेंगे कि जब ये चार्ज इस दूसरे बड़े चार्ज के पास में जाता है, जिस चार्ज के पास में जाता है वो ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये चार्ज वापस लौट जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन हो जाएगा। यहाँ मासेस के केस में ऑसिलेशन नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में, पर चार्जेस के केस में यहाँ पे ऑसिलेशन हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन हम दोबारा से रिविजिट करेंगे जब हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। एसएचएम की यही खासियत है, हर एक चैप्टर के साथ मिक्स हो जाता है ये। ठीक है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, देखा जाए तो अगर आपसे क्या पूछा जाएगा इफेक्टिवली इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि इफ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स एनालाइज द मोशन, यही पढ़ने वाले हैं ना, हाँ या ना? समझ में? यस सर। यस यही पढ़ने सर। वाले हैं ना कि इफ फोर्स इज गिवन बाय माइनस के एक्स एनालाइज द मोशन ऑफ द पार्टिकल, उसके बारे में जितनी चीज निकाल सकते हो निकाल लो, यही करने वाले चैप्टर में। तो बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, एक क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, उसी को सॉल्व करते रहेंगे पूरे टाइम, सिर्फ एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहां तक कॉपी तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। डायग्राम भी तो सुंदर सुंदर बन रहे हाँ हैं। सर। डायग्राम साफ सुथरे बना रहे हो कि नहीं? हाँ सर। आप ऑब्वियसली यहां पर नेट फोर्स भी निकाल सकते हो कि आप F1 भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और F2 भी निकाल सकते हो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली उनको सब्ट्रैक्ट करके आप नेट फोर्स निकाल सकते हो, उसके ऊपर अगर आपको कुछ और एनालिसिस करनी है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेम है, 3 मास सिस्टम ही है, बट इस बार हमारा केस थोड़ा डिफरेंट है। केस में क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास अलोंग बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका, बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स्ड मासेस। ये जो मास स्मॉल m है, इसको हम इस लाइन के बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलना चाहिए, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम मूव कराएंगे। तो ये डिस्टेंस a, मास कैपिटल M, बीच में स्मॉल m, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया ऊपर की तरफ, लेट से इस तरीके से बाय डिस्टेंस a। अरे ये क्या हुआ, बाय डिस्टेंस x, लेट से ये डिस्टेंस है आपका x। तो अब क्या होगा आप खुद बताइए, ये कैपिटल M इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही ऑब्वियसली, और क्या कर सकता है, कैपिटल M इसको अट्रैक्ट किया ऐसे, ये वाला कैपिटल M भी इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, है ना? इस फोर्स को मैंने बोल दिया F, इस फोर्स को भी बोल दिया F। क्यों? सिमेट्रिक है, दोनों मासेस इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग जा रहा है ना? तो आप मुझे खुद बताइए, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या x के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? आएगा ना? क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है, इस लाइन के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, ये तो हो जाएगा कैंसिल, है ना? यस सर। तो इधर मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा, तो नेचुरल सी बात है ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो F cos थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? 2f sin थीटा। 2f sin थीटा होगा, वेरी गुड। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2f sin थीटा, क्योंकि F cos थीटा इधर वाला और इधर वाला कैंसिल होगा, F sin थीटा इधर वाला और इधर वाला ऐड होगा, तो कितना हो गया नेट फोर्स, 2f sin थीटा। बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली ये आपका नेट फोर्स है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये नेट फोर्स x के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए मैं इसको माइनस 2f sin थीटा लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैंने x को ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रखा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट फोर्स को मैंने माइनस 2f sin थीटा लिख दिया। आप नहीं भी लिख सकते हो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के बोल सकते हो कि ये जो फोर्स है ये x के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रीस्टोरिंग है। समझ में आई बात, हाँ या ना? सो F net इज इक्वल टू माइनस 2f sin थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, अब F लिखना है, F कितना हो जाएगा, ये है a, ये है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं आर बोल दे रहा हूं। तो एफ हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2g कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स। ये फोर्स रीस्टोरिंग है, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ऑसिलेशन तो होगा, बोलते जाओ। यस सर। तो ऑसिलेशन तो हो गया। अगर ये ऑसिलेशन हो गया है तो मुझे बताइए, ऑसिलेशन तो हो रहा है भैया, क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम है? ये कैसे पता लगाते हैं? क्या फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, इसी से पता लगाते हैं ना। यस सर। तो क्या ये फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस सर। नहीं है। आपको लग रहा होगा यहां पे कि नेट फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स आपको यहां पर तो दिख रहा है, दिखने में लग रहा है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर अगर आप यहां पे नेट फोर्स की पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस 2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब है ना। आर क्या है? आर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का क्यूब मतलब पावर 3/2 टाइम्स एक्स। अब देखिए एक्स यहां पर भी है और एक्स यहां पर भी है, राइट? इसको देख के आपको लग सकता है एक सेकंड के लिए कि प्रोपोर्शनल है, बट यहां पे नीचे एक्स स्क्वायर, नीचे भी तो एक्स क्यूब आ गया ना इफेक्टिवली देखा जाए तो। एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 आ गया ना नीचे भी तो, हाँ या ना? यस सर। सो क्योंकि ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नो एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ऑसिलेशन तो होगा पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है? हाउएवर यहां पर एक नई चीज सीखने को मिलेगी अब। हाउएवर इफ एक्स इज स्मॉल, अगर एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल का मतलब देखिए, जब भी कोई चीज बोली जाए कि ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, तो आप हमेशा पूछते सर दुनिया में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर प्रोटॉन का मास ही बहुत ज्यादा होता है अगर उसको इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर कर दिया जाए तो, है ना? 1700 गुना होता है, 1750 गुना। समझ में आई बात? तो बहुत बड़ा और बहुत छोटा नाम की कोई चीज होती नहीं है। छोटा बड़ा हमेशा क्या होता है? रिलेटिव होता है, कंपेरिजन में होता है। तो जैसे ही मैंने लिखा हाउएवर इफ एक्स इज स्मॉल, तो आपका पहला सवाल क्या होना चाहिए? सर किसके कंपेरिजन में स्मॉल है? दैट इज इफ x इज वेरी वेरी लेस देन a। अगर x a से बहुत छोटा है देन x स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन a स्क्वायर, है ना? समझ में आई यस बात? सर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस डिनोमिनेटर में इस एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर में ऐड हो रहा है। समझ लो ए स्क्वायर मान लीजिए आपका 1 करोड़ है और एक्स स्क्वायर 0.1 है, तो 1 करोड़ 0.1 लिखोगे क्या? नहीं ना। सर। सो इसका मतलब हो जाएगा कि जो नेट फोर्स आया दैट इज इक्वल टू माइनस 2g कैपिटल एम स्मॉल एम बाय ए क्यूब टाइम्स एक्स। नाउ दिस फोर्स is directly proportional to x, so this will mean that SHM will take place। मतलब अगर x बड़ा है तो सिर्फ ऑसिलेशन होगा, SHM नहीं होगा, बट इफ x इज वेरी स्मॉल देन SHM होगा। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
यस सर, क्लियर है। कॉपी हो गया होगा मेरे ख्याल से, कि भी टाइम लगेगा। यस सर, हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सर रुकिए सर, कर रहे हैं सर। करो। सर हम्म। सर ऊपर में एफ नेट -2f साइन थीटा कैसा आ रहा है, एक बार बोल दिए तो। -2, देखो माइनस समझ में नहीं आ रहा कि 2f sin थीटा समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, एक बार पूरा दिखा दीजिए कैसे देखो आया। माइनस तो इसलिए क्योंकि बेटा जो नेट फोर्स है वो x के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्योंकि मैंने x के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, इसलिए ऑब्वियसली नेट फोर्स का डायरेक्शन आप डायग्राम से देख सकते हो ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, हाँ या ना। तो माइनस तो क्लियर है। यस सर। अब मैं क्या बोलूंगा कि हमारा ये 2f sin थीटा कैसे आया। तो देखो यार, एक फोर्स F ऐसे लगा, एक फोर्स F ऐसे लगा। मैंने काम किया, अपनी x एक्सिस इधर ले ली, y एक्सिस इधर ले ली। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट करता हूं, एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ F cos थीटा, नीचे की तरफ F sin थीटा। सिमिलरली इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, इधर की तरफ F sin थीटा। तो हम क्या देखेंगे, ये F cos थीटा और F cos थीटा तो हो गए कैंसिल, है ना। बचा क्या, F sin थीटा और F sin थीटा, मतलब बेसिकली I कैप कंपोनेंट कैंसिल हो गए, J कैप कंपोनेंट ऐड हो गए, 2F sin थीटा हो गया। तो कितना हो गया फोर्स, -2F sin थीटा। क्लियर है। यस सर। चलो मोशन अंडर फोर्स ऑफ टाइप F इज इक्वल टू -kx⁻n + c। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि अप्रोक्सीमेशन लगाकर भी आप SHM प्रूफ कर सकते हो। कई बार अगर छोटा SHM दे रखा हो, तो छोटा ऑसिलेशन दे रखा हो तो, या छोटा डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये उसका एक मतलब काफी बड़ा सा केस कवर करता है, या एक ही केस कवर करता है। वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन के बाद आपका SHM आ जाता है, जैसे हमने जस्ट पिछला वाला केस देखा। लेकिन ये काफी कॉमन सा एक केस है, F इज इक्वल टू -kx⁻n + c। इसमें हम प्रूफ करेंगे कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए SHM है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना चाहूंगा। अब देखो यार, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना चाहो, अगर आप एकदम गधे की तरह काम करोगे, एकदम गधा, तो क्या बोलोगे, गधा मतलब पढ़ा लिखा गधा। अगर आप काम करोगे इक्विलिब्रियम, क्या मतलब हुआ, नेट फोर्स 0, तो आप लिखोगे इसका मतलब -kx⁻n + c इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इंप्लाइज kx⁻n इज इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज x⁻n इज इक्वल टू c by k, which implies x is equal to c by k whole to the power 1 by n। इतना गंदा मेहनत करके इतना गंदा सा नंबर लाओगे, उसका मेहनत करोगे, और है ना। तो मैं क्या है, गधा नहीं हूं, और मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे स्टूडेंट्स भी गधे बने। इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे बोल दूंगा यार देखो, मेरे को ये बस सी दे रखा है ना, ये सी दे रखा है ना। मैंने काम किया, इस सी को मैं किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूंगा। किस कांस्टेंट से, तो मैं सी को बोलूंगा के x0 टू पावर n। क्यों किया मैंने ये रिप्लेसमेंट, बताइए तो जरा।
क्योंकि यहाँ के एक्स टू पावर एन है, अगर ये के एक्स नॉट टू पावर एन है, एक्स नॉट एक नंबर है, के एक्स नॉट टू पावर एन के बराबर कर दूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना। एक्स नॉट की वैल्यू अल्टीमेटली यही आएगी, मुझे मालूम है, बट इससे मेरे को क्या फायदा हुआ कि बार बार मेरे को ये गंदा नंबर लिख के नहीं चलना पड़ेगा, मैं हर बार एक्स नॉट लिख के काम चला लूंगा। ठीक है, तो मैंने माइनस के एक्स टू पावर एन प्लस के एक्स नॉट टू पावर एन इसको लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स टू पावर एन माइनस एक्स नॉट टू पावर एन हो गया फोर्स। अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो मैंने पहले ही इक्विलिब्रियम पोजीशन अपना मान लिया एक्स नॉट, और उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा। ओके सर, बहुत बढ़िया बात है ये तो। सर अपने जबरदस्ती का कुछ खास काम नहीं किया, बस जो हम इतना डिराइव करके यहाँ आ रहे थे आपने उसको डायरेक्टली बस मान लिया, इस आंसर को आपने बस एक्स नॉट अज्यूम कर लिया, इतना ही तो किया आपने। हाँ इतना ही किया, लेकिन इससे ये थोड़ा सा समझदारों वाला काम लग रहा है, और क्या। अब x इक्वल टू एक्स नॉट हो गया ये, ठीक है भाई। अब मैं देखना चाहता हूं सर यहां तो x टू पावर n है, आप कैसे कह सकते हो ये SHM? मतलब देखो बेटा, ये SHM डायरेक्टली तो नहीं है, बट अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ले लूं मीन पोजीशन से थोड़ा सा, ठीक है, लेट्स से पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड slightly from equilibrium position। अगर पार्टिकल को हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, स्लाइटली का मतलब आपका जो x है ये x नॉट प्लस स्मॉल h हो गया, वेर h इज वेरी वेरी लेस देन x नॉट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आई बात? मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या हो गया? h हो गया। दिस h इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने h क्यों यूज किया? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो, आप लोगों ने एक मैथ्स में लिमिट्स पढ़ रखा है ना, शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? यस सर। यस सर। तो आपको h वाला h देखकर थोड़ा लग रहा होगा हाँ बस उस चैप्टर में जाके थोड़ा बहुत सोचना है ना। तो आपका जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? आपका फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स नॉट प्लस एच होल टू पावर n माइनस एक्स नॉट टू पावर n, यही होगा ना। दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट टू पावर n को मैं जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि इससे मुझे मिलेगा 1 प्लस एच बाय एक्स नॉट होल टू पावर n माइनस 1। समझ में आ रही बात? दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट टू पावर n, और यहां पे आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एन एच बाय एक्स नॉट माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? एन एच बाय एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट टू पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू एच। समझ में आई बात? हाँ या ना? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस के एन एक्स नॉट टू पावर n माइनस 1 टाइम्स h, है ना। सो अब k कांस्टेंट, n कांस्टेंट, x नॉट कांस्टेंट, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। दिस मीन्स आपका SHM होगा, हाँ या ना? बट कब होगा? जब आपका ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा। यहां से हम यहां कैसे आए हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के, राइट। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन x नॉट, ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया तब यहां पहुंचे। अगर इसको आप यूज नहीं करोगे, अगर h आपका x नॉट से बहुत छोटा नहीं होगा, मतलब आप अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के बारे में बात नहीं करोगे, तो ये मोशन SHM नहीं होगा, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, इसलिए SHM हो रहा है, और h यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखो इस तरीके से करने पे आपको यहां तक तो अंतर पता नहीं चला होगा, बट आपको यहां पर अंतर जरूर पता चल जाएगा। जब मैं बार बार ये x नॉट x नॉट x नॉट यूज कर रहा था, आप हर बार c बाय के होल टू पावर n 1 बाय n लिखे होते तो आपको कितनी दिक्कत हो रही होगी। समझ में आई बात? यस सर। तो
ये मेरा प्रूफ है कि ये वाला मोशन ये वाला जो फोर्स है इसमें भी एसएचएम होगा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बहुत छोटा है। अब देखो ये तो हो गया प्रॉपर प्रूफ। अब इसका एक ऑल्टरनेट भी है। ऑल्टरनेट क्या है? तो बेटा ऑल्टरनेट है कि आपका फोर्स है माइनस के एक्स टू पावर एन प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब कि डी एफ बाय डी एक्स हो गया माइनस एन के एक्स टू पावर एन माइनस वन। दिस इंप्लाइज डी एफ कितना हुआ? ये हो गया माइनस एन के एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। समझ में आई बात? अब जरा आप काम करिए। देखिए मैं इसमें ये बोल के सारे बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ कुछ समझदार बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से इसको फिगर आउट करेंगे, और जो खुद से फिगर आउट करो तभी अच्छा रहेगा। इसको आप जरा इससे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कर पा रहे हो? आप सब समझदार हो, चिंता ना करो। मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ये सब बच्चे सब समझदार हो, इतना सब लोग कर सकते हो। कर पा रहे हो कंपेयर कि नहीं कर रहे हो? कर पा रहे हो। सेम चीज है कि नहीं है? सर एक फर्क है सर, यहां पर आपने एफ लिखा था, यहां पे आपने डी एफ लिखा है, यहां पे एच लिखा था, यहां डी एक्स लिखा है ना? क्यों? क्योंकि मुझे पता है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट तो नेट फोर्स जीरो है, तो एक्स नॉट प्लस डी एक्स पे ये फोर्स आ जाएगा क्योंकि एक्स नॉट पे जीरो है, राइट? है ना? ऐसे लिख सकते हो एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस एन के एक्स नॉट टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज एच। और एफ नॉट कितना है? जीरो है, तो मतलब फोर्स इज इक्वल टू माइनस एन के एक्स नॉट टू पावर एन माइनस वन इंटू एच, एज एफ नॉट इज जीरो एट एक्स नॉट, राइट? अब एक काम करना, इस पर ना थोड़ा बैठ के समय देना खुद से कि सर ये क्यों वर्क किया, क्या दिक्कत है, क्या मैं कहां पर इसको अप्लाई कर सकता हूं, कहां पे अप्लाई नहीं कर सकता हूं। इस पर बैठ के खुद से सोचना। नहीं सोचोगे ना तो इतनी गलतियां करोगे ना इस चीज को, जहां अप्लाई नहीं होगा वहां जबरदस्ती अप्लाई कर दोगे और सब कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए या तो इस पर बैठ के अच्छे से सोचो या इसको यूज मत करो, ऐसे ही करो हर बार, ठीक है? इस पर अच्छे से सोचो, जब सोच के हल्का फुल्का कम से कम समझ में आने लग जाए तब इसको क्वेश्चंस में यूज करो, हमेशा यूज मत करना, ठीक है? मतलब ऐसे ही अगले दिन आज शाम को जाके सीधे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश मत करना, ठीक है? सर हाँ सर ऑल्टरनेट वाला एक बार समझाइए तो सर। कौन सा वाला ऑल्टरनेट वाला? मैंने बोला देखो, यस सर। मैंने बोला फोर्स इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स निकाल के डी एफ निकाल लिया मैंने डी एक्स टर्म्स में। मैंने देखा डी एफ डी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन डी एफ है वो फोर्स नहीं, हो चेंज इन फोर्स है ना? तो मैंने बोला अगर किसी पोजीशन पे मेरा नेट फोर्स जीरो है तो वहां से चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। यस सर। तो मैंने बोला लेट से एक्स नॉट पे फोर्स एफ नॉट है, एक्चुअली मुझे पता है एफ नॉट कितना है, जीरो है। तो अगर एक्स नॉट पे फोर्स एफ नॉट है तो मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस एन के एक्स की जगह एक्स नॉट टू पावर एन माइनस वन, और डी एक्स को मैंने एच से रिप्लेस कर दिया। बेसिकली एच क्या है आपका? एच है आपका एक्स माइनस एक्स नॉट विच इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना? नाउ एट एक्स नॉट एफ नॉट इज जीरो, सो एक्स नॉट और एफ नॉट दोनों को जीरो डाल दिया तो मेरा फोर्स आ गया कितना? माइनस एन के एक्स नॉट टू पावर एन माइनस वन एच। सॉरी एक्स नॉट को जीरो नहीं किया, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट मैंने एफ नॉट को जीरो कर दिया तो मेरा एफ इतना आ गया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच हो गया, एसएचएम हो गया। समझ में आई बात?
यस सर। ये पता नहीं गायब हो गया था। क्लियर है ना एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लैंक ऑन रोलर्स। देखो ये HCV का क्वेश्चन है, HC वर्मा का क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा सा शायद HC वर्मा ने अपने डायग्राम में एरर कर रखा है। उसने ओमेगा को अंदर बनाने की जगह बाहर बना दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास एक प्लैंक है जिसका मास दे रखा है, जिसका लेंथ दे रखा है, ये दो रोलर्स पे रखा हुआ है जिनके बीच में डिस्टेंस 2a है। ये दोनों रोलर्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस तरीके से घूम रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है, समझ में आ रहा है? ये काफी तेज घूम रहे हैं यहां पर, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं सर। हाँ दोनों अंदर की तरफ घूम रहे हैं, हमने अलग से मोटर लगा रखा है, दोनों अंदर की तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रखा है यहां पर, इतना तेज घूम रहे हैं कि यहां पर लगातार स्लाइडिंग हो रही है। देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन, हमेशा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर और यहां पर। समझ में आई बात? तो HCV ने क्या बोला है? बोला पहले प्रूफ करो ये SHM होगा, फिर बताओ SHM का टाइम पीरियड कितना होगा। अब SHM का टाइम पीरियड निकालना हमें अभी नहीं आता, पर अगर हमने प्रूफ कर दिया SHM होगा तो SHM का टाइम पीरियड एक फॉर्मूला है, दैट्स इट। ठीक है, सो हम इसमें प्रूफ करते हैं कि SHM होगा, या चेक करते हैं SHM होगा कि नहीं होगा, क्योंकि HC वर्मा ने जो डायग्राम बना रखा है उसमें SHM नहीं होता है, ऑल्दो उन्होंने उसमें एरर करके फाइनली बोल रखा है कि SHM होगा, जो भी है। तो यहां जो रोलिंग है वो अंदर की तरफ हो रही, समझ में आ रहा है सब लोगों को? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। ठीक, तो मैंने बोला इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है? यहां पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, यहां पर n1, यहां पर n2, इसके अलावा ऐसे लग रहा होगा फ्रिक्शन F1, ऐसे लग रहा होगा फ्रिक्शन F2, राइट? है ना? ये प्लैंक बीचों बीच रखा हुआ है, तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर है ना बेटा? तो हम बोल सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया है a, ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया है b। तो पहले तो हम लिखेंगे y डायरेक्शन में फोर्स की इक्वेशन। क्या लिखेंगे? क्योंकि y डायरेक्शन में प्लैंक मूव नहीं कर रहा है, हम लिखेंगे n1 प्लस n2 माइनस mg इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n1 प्लस n2 इज इक्वल टू mg। एक्स डायरेक्शन का फोर्स अभी हम बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पता नहीं एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है या नहीं, पर हम ये जानते हैं कि ये प्लैंक घूम नहीं रहा, रोटेट नहीं कर रहा है ना। तो अगर रोटेशन के बारे में बात करें तो रोटेशन में हम लिखेंगे अबाउट ए। ए के अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो रहा, तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, टॉर्क अबाउट ए मस्ट बी 0। दिस मीन्स अब ए के अबाउट n1 का टॉर्क कितना है? 0 है। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? a टाइम्स mg इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और n2 का टॉर्क कितना हो जाएगा? माइनस 2a टाइम्स n2। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपका n2 हो जाएगा mg बाय 2। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, विच मीन्स n1 is also equals to mg by 2. Now F1 and F2 both are कैसे फ्रिक्शन है? काइनेटिक, राइट? सर F1 और F2 दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन है। दैट मीन्स क्योंकि F1 और F2 दोनों काइनेटिक है, इसलिए F1 इज इक्वल टू म्यू n1, F2 is equal to mu n2, which means F1 is equal to F2. That means net force in x direction is also
0, दैट मीन्स ये वाला सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम है, राइट? है ना? हाँ या ना? Yes, sir. नाउ अब हम लोग थोड़ा सा प्लैंक को डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो हमने थोड़ा सा प्लैंक को ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? कितना डिस्प्लेस किया है? तो यहां से x डिस्टेंस से हमने इसे डिस्प्लेस किया। समझ में आई बात? प्लैंक को हमने थोड़ा सा धक्का दे दिया। प्लैंक को अगर हम थोड़ा सा धक्का दे देंगे तो आप मुझे बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास भी तो सेम डिस्टेंस x से मूव करेगा, हाँ या ना? सर तो अब mg फोर्स कहां लगेगा? यहां पर लगेगा, राइट? अभी भी यहां पर फोर्स N1 बोल देता हूं, यहां पे फोर्स N2 बोल देता हूं। ये कब है? एट, जो भी तक सॉल्व किया होगा क्या पता, एट मिड पॉइंट था। मैं काम करता हूं दूसरे केस के लिए मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब यहां पे फोर्स N1 है, यहां पे फोर्स N2 है, यहां पर अब फ्रिक्शन F1 लग रहा है, ये वाला फ्रिक्शन F2 लग रहा है। तो आफ्टर डिस्प्लेसिंग बाय x, जब हमने प्लैंक को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया तब क्या होगा? तो सर उस वक्त भी y डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं होगा, तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? सिंपली N1 प्लस N2 विल बैलेंस mg, हाँ या ना? ऐसा भी नहीं है कि प्लैंक जबरदस्ती रोटेट कर जाएगा, करेगा क्या? नहीं ना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। रोटेशन के हिसाब से क्या बोलेंगे? टॉर्क अबाउट किसी भी पॉइंट को टॉर्क जीरो होगा, तो टॉर्क अबाउट ए अभी भी जीरो करूंगा, दैट मीन्स, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क अबाउट ए जीरो का मतलब कि N2 इंटू 2a, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क। इस बार मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है? आप चाहो तो क्लॉकवाइज को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस a प्लस एक्स, क्यों? क्योंकि mg का फोर्स कहां लग रहा है, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है? ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये a था, ये डिस्टेंस a था, x और आगे चला गया, तो फोर्स इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस में चला गया? a प्लस एक्स चला गया, तो माइनस a प्लस एक्स इंटू mg, राइट? ये समझ में आ रहा है? ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो क्लॉकवाइज वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, ठीक है? दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स N2 इज इक्वल टू mg बाय 2 टाइम्स 1 प्लस x बाय a, राइट? ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। N2 निकल गया, हाँ या ना? यस सर। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि दिस मीन्स दैट 1 और 2 को अगर आप मिला के सॉल्व करोगे, 1 और 2 को अगर मिला के आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट N1 इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, N1 की वैल्यू आ जाएगी mg बाय 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स बाय ए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो जरा, ये थोड़ी कैलकुलेशन कर लो। आ गया? N2 भी आ गया, N1 भी आ गया, ओके। नाउ नेट फोर्स कितना होगा?
नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, तो एक्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगेगा, तो सर उस डायरेक्शन फोर्स लगेगा F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू N1 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू, अगर आप N1 माइनस N2 करोगे तो यू विल गेट mg बाय 2 टाइम्स माइनस 2x बाय a आ रहा है। सो दिस मीन्स दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, माइनस म्यू mg बाय a टाइम्स x। तो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स बन गया कि नहीं बन गया, इसका मतलब क्या होगा, एसएचएम होगा, हाँ या ना। अब देखो होता क्या है, आप लोग, मैंने यहां पे बड़ी आसानी, बड़ी ही सफाई से नेट फोर्स को F1 माइनस F2 लिखा, आप कई बार F2 माइनस F1 लिख दोगे, आपका माइनस नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अगर आप माइनस साइन के ऊपर भरोसा कर रहे हो तो नेट फोर्स हमेशा x की डायरेक्शन में लिखिए, समझ में आई बात। अगर आपने x की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लिखा उसको माइनस डाल दीजिए, मतलब x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओके। हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लिखिए, अपने आप नेगेटिव आएगा तभी एसएचएम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लिखोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा एसएचएम के केस में, ठीक है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट x उधर है, F1 उसी डायरेक्शन में और F2 अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ बेटा। तो यहां पर क्या होगा, ये प्लैंक कैसे मूव करेगा, कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है कि ऐसा कैसे होगा सर, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सच में ऐसा होगा क्या, भरोसा नहीं हो रहा ना आंखों पर, मतलब विश्वास नहीं हो रहा ना कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं इसके पास, यही होगा, ठीक है। हाँ, जिस तरीके से आपके HC वर्मा में ओमेगा उल्टा दे रखा था, उस हिसाब से अगर आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे उसी डायरेक्शन में और भाग जाएगा, तो वहां पे ऑसिलेशन होगा ही नहीं, एसएचएम तो दूर की बात है। तो समझ में आ गया ये यहां तक कि नहीं आया समझ में। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ ये चैप्टर, कि कुछ भी करो अल्टीमेट फोर्स को एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है, राइट। कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा, आया ना। और हम जब भी फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, जो हमने देखा इतने सारे अलग अलग केसेस में बन जाता है, उस पर्टिकुलर केस में मोशन कैसे होगा, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, पोजीशन के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, वगैरह वगैरह, जितने रिलेशंस आप सोच सकते हो उससे ज्यादा रिलेशंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम f इज इक्वल टू माइनस के एक्स को सिर्फ छोटा इसको उसका फिर हल्का हल्का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, उसको हम मतलब पूरा रगड़ देंगे, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाले केस को पकड़ के रगड़ देंगे एकदम, ठीक है, पूरा चैप्टर है इस पे। आगे बढ़े सर रुकिए, थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं। ठीक।
सर हेजी आ रहा था थोड़ा सा। यार हेजी तो नहीं आना चाहिए यार। कुछ अगर देखने लायक ही नहीं आ रहा तो अलग बात है, अगर दिख रहा है तो प्लीज़ कॉपी करके मैनेज करो किसी तरीके से। यार इस साल तो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखना चाहिए ना घर पे। कॉपी हो गया? हो गया ना कॉपी? किसी का कॉपी नहीं हुआ है हैंड रेज करो, और जब हो जाए तो हटा देना हाथ। बार बार पूछने का मतलब नहीं है। हो गया सर। चलो नेक्स्ट, डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंडीशन फॉर एसएचएम। डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम कंडीशन फॉर एसएचएम। देखिए कंडीशन फॉर एसएचएम तो अपन को पता है क्या, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। उसका यूज करके हम अपने मोशन की इक्वेशन को डिराइव करना चाहेंगे, मतलब हम ये पता लगाना चाहेंगे कि पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या था। तो सर कंडीशन ऑफ एसएचएम तो सिंपल सा था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। ये तो सिंपल था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कंडीशन ऑफ एसएचएम। तो अब मैंने बोला ये तो फोर्स और एक्स के बीच में रिलेशन है, मेरे को अल्टीमेटली मोशन पे जाना पूरी तरीके से, तो क्यों नहीं मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल लूं। तो सर एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स, है ना। नाउ दिस नंबर is positive because k is positive and m is also positive. Because both of these are positive, this number is always going to be positive. So इसको मैं एक किसी और ऐसे नंबर से रिप्लेस करना चाहूंगा जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप सिंपलेस्ट चीज क्या सोच सकते हो जो हमेशा पॉजिटिव रहती है? किसी नंबर का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो लेट्स रिप्लेस इट विथ समथिंग स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस समथिंग को मैंने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको कंडीशन ऑफ एसएचएम बोलोगे तो ये भी आपका कंडीशन ऑफ एसएचएम है। समझ में आई बात? अगर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा तभी एसएचएम होगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा। तो आपका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये आपका कंडीशन ऑफ एसएचएम हो गया। और एक चीज आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर ओमेगा आया कितना, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये तो हम आपको याद रखना ही रखना है हमेशा, या के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर याद रखना ही रखना है आपको हर फॉर्म में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, हर तरीके से याद रखना ही है, बहुत बेसिक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस चैप्टर में आगे चल के आप रियलाइज करोगे
कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा होगा तो बाकी सब कुछ निकाल लोगे। जैसा मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज सिखाई थी, हमेशा किसको पकड़ो, टाइम को पकड़ो, राइट। यहां एक और चीज सिखा रहा हूं, एसएचएम में हमेशा किसको पकड़ा, अगर क्वेश्चन में दे रखा तो बढ़िया है, नहीं दे रखा तो किसको पकड़ो, ओमेगा को पकड़ो। ओमेगा निकालो, आगे चीजें दिखने लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मूले में आएगा आगे जाके। और ये ओमेगा आपके कंडीशन ऑफ एसएचएम और इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि यहां आपका F इक्वल टू माइनस के एक्स है, आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। यहां से आपका फोर्स के साथ जो भी आपने एनालिसिस करी है उसको मोशन से कनेक्ट करने के लिए क्या है आपके पास, यही ओमेगा है, ठीक है, क्योंकि हम मोशन की एनालिसिस सारी की सारी इस ओमेगा के टर्म्स में आगे जाके करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में अगर ओमेगा नहीं गिवन है तो पहले ओमेगा निकाल लो, बाकी क्वेश्चन बाद में सोचना, ठीक है, क्लियर? यस सर। Okay, so now we have acceleration is equal to minus omega square x. Let's get on to the derivation. We have acceleration is equal to minus omega square x. आप मुझे बताइए, अगर आपके पास acceleration is equal to minus omega square x इस तरीके की इक्वेशन हो तो नेचुरली आपकी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए? मैंने इतना तो सिखाया आपको मोशन में, क्योंकि अब ये क्वेश्चन एसएचएम से कोई मतलब नहीं है, अगली कुछ स्टेप्स जो है सिंपल मोशन वाली बात करनी है। आप मुझे बताइए इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है आपके पास? एक्सेलरेशन को dv बाई dt नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि टाइम को LHS में सिर्फ x है, राइट। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, v dv बाई dx। ओके, which means that v dv is equal to minus omega square x dx। ये आपका रिलेशन बन गया वेलोसिटी और x के बीच में। अच्छी बात है, हमने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म्स को एक साथ रख लिया, x की टर्म्स को दूसरी तरफ कर दिया। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। सो वी विल हैव v स्क्वायर बाय 2 is equal to minus omega square x square by 2 plus some constant, है ना? हाँ या ना? यस सर। दिस इम्प्लाइज, मैं ये भी लिख सकता हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सम अदर कांस्टेंट, सी डैश लिख देता हूं उसको, प्लस 2c आ जाएगा ना, 2c को सी डैश लिख दिया। पर मेरे को इसमें ये लिख के भी खुशी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यार ये गंदा सा लग रहा है, देख के डर लग रहा है इसको। मतलब आगे मैं और डराने वाला हूं, बट मेरे पास कारण है वो करने का, क्योंकि मुझे आगे के रिजल्ट्स पता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों? ये कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, राइट। मैं ये लिख सकता हूं, ये मत बोलिएगा सर क्यों लिखा, मैं लिख सकता हूं कि नहीं, मैं ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे आगे जाके फायदा होने वाला है, नहीं तो आगे जाके मुझे दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां पे बस इसको ऐसे लिख दिया। लिख सकता हूं कि नहीं? सर क्या लिखा आपने, ओमेगा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर? ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर, ए फॉर एप्पल। आप यहां से एक रिलेशन लिख सकते हो, v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने यहां लिख दिया है बेटा, ये आगे चल के काम आएगा, आगे चल के हम इस फॉर्मूले को दोबारा से डिराइव करेंगे। तो आप एक काम करो, यहीं पर इसको लिखकर याद कर लो, v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए कुछ हमारा आगे जाके टर्म बनने वाला है, ठीक है, ओके। अब मेरे पास अब ये एक्सप्रेशन आ गया
तो मैंने यहाँ से क्या बोला, दिस मीन्स दैट, अब मेरे को चाहिए तो क्या रिलेशन था, x और t के बीच, मेरे को x और v के बीच रिलेशन मिल गया, बट मुझे चाहिए था टाइम के साथ रिलेशन, x का टाइम के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है टाइम को इंट्रोड्यूस करने की। मैं क्या लिखूंगा, v को क्या लिखना चाहिए, dx/dt लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? ठीक है, दिस इंप्लाइज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt, राइट। अब मैंने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन, आपको पता है कि नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको याद नहीं करवाया था इसका इंटीग्रेशन। तो मैं एक काम कर रहा हूं, अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं इसका इंटीग्रेशन, इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर दूंगा। अभी के लिए इसका इंटीग्रेशन करने का आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मैं डायरेक्टली उसको यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? सो इसके बाद, हालांकि मैंने ये आप कैसे इंटीग्रेट करते हो ये सिखा रखा है आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मैं दिखा दूंगा इसको, ये आपको मैंने सिखा रखा है ये स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्म में। बट जो भी है, इससे आपको क्या मिलेगा आफ्टर सेवरल स्टेप्स, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो आफ्टर सेवरल स्टेप्स यू विल गेट साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर C1 आएगा, यहाँ पे C2 आएगा, मैं C1 को RHS में ले जाके C2 माइनस C1 लिखूंगा, उसको नया नाम दूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट आया ना, इसको मैंने बोल दिया फाई, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, फाई बोल दिया। ठीक है, सो आई विल हैव, दिस मीन्स दैट x by a is equal to sine of omega t plus phi, which means x is equal to a sine omega t plus phi। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ SHM है। क्या है इक्वेशन, x is equal to a sine omega t plus phi। नाउ दिस इज, इस चैप्टर के लिए दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज f is equal to minus kx। इनफैक्ट अगर आप ज्यादातर बुक्स को फॉलो करोगे तो दे स्टार्ट टीचिंग एसएचएम फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से डिफरेंशिएशन करते हुए एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन को प्रूव करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देन यहां से लिखते हैं इसका मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ में आई बात? मोस्ट ऑफ द बुक्स ऐसा करते हैं और शायद वो सही भी है, मतलब दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो मतलब क्या हो बोलो, मतलब हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एसएचएम की इक्वेशन आई। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये कंडीशन फॉर एसएचएम था, ये कंडीशन फॉर एसएचएम था, और ये क्या है, इक्वेशन फॉर एसएचएम। अब मैं जिन लोगों को यहां से यहां जाने की इच्छा है उसके लिए उनकी एक बार हेल्प कर देता हूं कि वैसे तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला होता है, बट फिर भी मैं आपको हेल्प ये यहां से यहां डिराइव करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको कॉपी कर लो। देखो, ये जो मैंने डेरिवेशन करवाया है,
इसमें मैंने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया जो एसएचएम चैप्टर का है या जो मैं आपको पढ़ाना शुरू करने के जस्ट 1 महीने बाद नहीं करा सकता था, राइट। इस डेरिवेशन में ऐसा कुछ भी है क्या जो मैं आपको पढ़ाना शुरू 11th क्लास में 1 महीने के बाद नहीं करा सकता था? लेकिन ऑलमोस्ट 11th एंड होने वाला है तब ये कर रहे हैं, तब भी आप में से कई लोग कंफर्टेबल नहीं कि सर क्या क्या हो रहा है, राइट। तो दूसरी चीज, ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये रिजल्ट्स हैं। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, वी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहीं पे आपके पास 5 चीजें हैं, ये आपको हर चीज याद होनी चाहिए। ऑब्वियसली दिस ये वाला इनमें सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी काम का है, ठीक है, ये भी काम का फॉर्मूला है। कॉपी हुआ? यस सर। किसी का नहीं हुआ है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, तो अपन को इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिराइव करना है कि ये क्या होता है। तो अगर ये मेरा i है तो ऐसे इक्वेशंस में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट सर वो कैपिटल ए होगा ना सर? अरे यार फॉर्मूला स्मॉल ए के टर्म से लिख लेंगे, वहां पे कैपिटल ए डाल देंगे स्मॉल ए की जगह, दिक्कत क्या है ना। तो सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे में, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं यहां अंडर रूट हटाना चाहता हूं, तो मैं एक्स को कुछ ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं जिससे कि दिस माइनस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकंड चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है कि इस अंडर रूट को अगर हम चाहते हैं कि डिफाइंड रहे, ये इमेजिनरी ना हो, तो उसके लिए आपका एक्स हमेशा मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो दो चीजें दिमाग में रख के मुझे लगा इमेजिनरी हो जाएगा सर। हाँ, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो लेट्स पुट x टू बी इक्वल टू a साइन लेट्स से p, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट किया, ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है। जनरली हम लोग t लिखते हैं, पर मैं यहाँ t नहीं लिखना चाहता, नहीं तो आपको लगेगा सर आप तो पिछला वाला क्वेश्चन ही करा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो x इक्वल टू a साइन p हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिला, इसका मतलब कि dx बाय डी इज इक्वल टू a cos p, क्योंकि sin p का डिफरेंशिएशन cos p, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू a cos p dp। तो मेरे पास i कितना हो गया, i हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह a cos p dp अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर p, तो ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर p, तो ये हो गया cos स्क्वायर p। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a cos p dp अपॉन a cos p। कितना बढ़िया हो गया, इससे अच्छा कुछ इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? नाउ p कितना है, p को अगर देखा जाए तो p है आपका, यहां से देख लो, x इज इक्वल टू ए साइन p, मतलब साइन p इज इक्वल टू
x by a, this implies p is equal to sin इनवर्स x by a। तो p की जगह sin इनवर्स x by a डाल देंगे तो हो गया sin इनवर्स x by a प्लस c। समझ में आई बात? ये डेरिवेशन है। ऑल्दो आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये फॉर्मूला आई, अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा? अभी याद नहीं करोगे क्लास 12 से मैथ्स में याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कॉपी हो गया? यस सर। चलो, तो ये डेरिवेशन अपना हो गया। इक्वेशन क्या आई है? इक्वेशन आई है क्या अपने पास? पिछले पेज पे क्या आई थी इक्वेशन? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना? इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन क्या थी सर? इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये मेरी इक्वेशन है सर। ओके, अच्छा फालतू लिखा हूं मैं, पहले से लिखा हुआ है। क्या इक्वेशन है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। नाउ यहां पे मैं क्या क्या चीजें देख सकता हूं? मैं यहां पे देख रहा हूं, अच्छा x क्या है यहां पर? हमने ध्यान दीजिएगा, हमने इक्वेशन यूज की थी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट? इसका मतलब x ऑटोमेटिकली क्या था? x था आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर ये x है, अगर ये इक्वेशन है, क्योंकि ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से शुरू हुआ था, यहां पर x पोजीशन नहीं है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, राइट? है ना? है ना? हमने यहां से शुरू नहीं किया, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट से शुरू नहीं किया था, हमने यहां से शुरू किया था। इसलिए इस इक्वेशन में x क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा। समझ में आई बात? तो ये आपका x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, मुझे बताइए तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सिंपली a है। और x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस a है, राइट? मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास मीन पोजीशन है, मैक्सिमम ये प्लस a तक जाता है, मिनिमम ये माइनस a तक जाता है, राइट? So this A is the maximum displacement from mean position, right? Therefore आपका ये A क्या है? तो सर ये A आपका एम्पलीट्यूड है। क्या कहते हैं इसको बेटा? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? क्यों? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो। यस सर।
है ना। ये मैंने इस क्लास में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा है, बट आप लोगों को बचपन में क्लास 9 में पढ़े हुए ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा वो भी एम्पलीट्यूड भी पढ़ा है मैंने, डेफिनेशन लिखाई थी, कोई बात नहीं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये ए वही है, ठीक है। ये जो ओमेगा है ना, इसका हमने नाम दिया है, अच्छा ऊपर नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं। साइन के अंदर ये जो ओमेगा आ रहा है, इसको हमने नाम दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। साइन के अंदर ये जो कुछ भी आ रहा है ओमेगा टी प्लस फाई, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज कहते हैं। इसको फेज कहते हैं। आप पूछोगे सर फेज क्या होता है, तो मैं बोलूंगा फेज की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो मैं आपको क्या बताऊंगा, बता देता हूं। फेज होता है वॉट एवर एंगल comes inside sine in equation of SHM। देखो ये कोई बहुत ग्रामेटिकली इसमें गलतियां हो सकती है, बट कहने का मतलब है जब भी आप इक्वेशन ऑफ SHM लिखोगे उसमें साइन के अंदर, ध्यान दीजिएगा सिर्फ साइन के अंदर आएगा और किसी के अंदर नहीं, साइन के अंदर जो भी एंगल आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब अगर आप फेज को देखोगे तो इसमें दो चीजें, एक है ओमेगा टी, ये टर्म टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और दूसरा टर्म है फाई। नाउ फाई इज अ कांस्टेंट, हमने इसको इंटीग्रेशन के कांस्टेंट की तरह लिखा था। सो इसको हमने नाम दिया है फेज कांस्टेंट। फाई क्या है? फेज कांस्टेंट, ठीक है। साइन के अंदर जो फेज है उसके अंदर जो कांस्टेंट है उसको फेज कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो टर्म टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है उसको फेज कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ SHM की सबसे बेसिक चीजें हैं। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओमेगा टी प्लस फाई को फेज बोलेंगे, इसमें ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, फाई आपका फेज कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। इसका अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहोगे तो टाइम पीरियड क्या होता है? मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया आपके पास 2 पाई बाय ओमेगा। ये फॉर्मूला तो वही है सर जो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला था। हाँ, क्या दिक्कत है? बस वहां पे ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी थी। यहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दोनों ओमेगा का मीनिंग अलग अलग है। वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी था, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वैसे फेज को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। फेज का जो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है ना, ये आपको लग रहा होगा सर ये कैसी बात हुई सर, को फिजिकली क्या, इसका फिजिकल क्या सिग्निफिकेंस है? देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, उसका मतलब नहीं है। हर चीज फिजिकली डिफाइन नहीं करते हम लोग फिजिक्स में। कई बार हम लोग जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन में जो टर्म्स आते हैं उसको हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे फाई का नाम हमने फेज कांस्टेंट दिया है, वैसे ही इस पूरे ओमेगा टी प्लस फाई का नाम हमने फेज दिया है, ठीक है। हर एक चीज फिजिकली कुछ है या नहीं है जरूरी नहीं है। हालांकि हम लोग फिर भी फेज को कुछ हद तक आगे चल के इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पर हम लोग कुछ हद तक इसको एक फिजिकल मीनिंग देने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना है? 2 पाई बाय, टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा। ये वो टाइम है जिसके बाद मोशन रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि जब टाइम 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा तो यहां ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 2 पाई, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद तो साइन रिपीट करेगा करेगा ही करेगा ना। साइन कितने देर के बाद रिपीट करता है? 360 डिग्री के बाद, 2 पाई एंगल के बाद। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा। जितनी देर में ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई हो जाए उतना दें। तो नेचुरल सी बात है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे आप लोग। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है बेटा।
कॉपी हो गया सबका? यस सर। चलो ठीक है। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 6:45 तक था ना? यस सर। क्लास का टाइम तो हो गया है आपके। आज काफ़ी कम स्लाइड्स हुई, 7-8 स्लाइड्स ही हुई, लेकिन सारी स्लाइड्स में काफ़ी मेहनत करनी थी। कोई बात नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है? और मैं आपको बोलूंगा एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, देखते हैं आप में से कितने लोगों की ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी है, ठीक है? ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। और मतलब देखिए, इसमें 8 पार्ट्स हैं, ठीक है? तो ये करने में अपन को टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा इसी में, अगली क्लास में भी। तो अगली क्लास में भी नंबर ऑफ स्लाइड थोड़ी कमी होंगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर थोड़ा स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि ये भी सब कुछ बेसिक चल रहा है कि भैया आखिर मोशन कब होगा और मोशन की इक्वेशन क्या होगी, यही देख रहे हैं ना हम लोग, है ना? यस सर। तो ये सबसे बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का। एक बार ये वाला पार्ट निकल जाए, यहां तक खत्म हो जाए, ये वाला क्वेश्चन तक खत्म हो जाए, उसके बाद काफी सारी दूसरी एनालिसिस आना शुरू होगी। अभी तक तो हम लोग सिर्फ मोशन की इक्वेशन लिख रहे हैं और इक्वेशन समझ रहे हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, क्लास हम लोग ओवर करते हैं उसके बाद। समझ में आ रहा है अभी तक चैप्टर की नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? बहुत बढ़िया बात है। यस सर। ठीक है।